गुड मॉर्निंग एवरीवन। आ रही है मेरी वॉइस सबको? मॉर्निंग मैम। अच्छा, लास्ट टाइम हमने कहाँ पे छोड़ा था? कहाँ पे छोड़ा था थर्मोडायनेमिक्स। लास्ट? थर्मोडायनामिक्स स्टार्ट करनी थी ना, हमने स्टैटिस्टिकल हो गई थी। तो थर्मोडायनामिक्स में देखो, अब कुछ टर्म्स हैं जो आप लोगों को पहले पता होनी चाहिए कि इस चीज को ये बोलते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास यू यू का सिंबल यूज होता है इंटरनल एनर्जी के लिए। किसके लिए यूज होता है? इंटरनल एनर्जी के लिए। उसके बाद एच होती है इंथैल्पी, एस होती है इंट्रोपी, ए होती है हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी। ये लिख लेना, हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी। उसके बाद और कौन सी होती है? जी, जी गिव्स फ्री एनर्जी। फ्री एनर्जी। उसके बाद क्यू, क्यू होगा हीट, और डब्ल्यू यूज होगा वर्क डन के लिए। और आपके पास हो जाएगा पी मतलब प्रेशर, पी मतलब हो जाएगा प्रेशर, टी मतलब हो जाएगा टेम्परेचर, वी हो जाएगा वॉल्यूम, और आर तो आप लोगों को पता है कि यूनिवर्सल कांस्टेंट है। और आपके पास चीजें यूज होंगी। चलो, जितनी भी आगे और टर्म्स आएंगी वो हम वन बाय वन देख लेंगे। बट ये स्टैंडर्ड है, मतलब इनके जो सिंबल है ना वो यही रहने वाले हैं। जरूरी नहीं है कि आपको पेपर में मेंशन करें वो कि हाँ यू इंटरनल एनर्जी है, तो तभी मैंने लिखवाया है कि अगर वो मेंशन ना करे तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि हाँ यू इंटरनल एनर्जी है, एच एंथैल्पी है, एस एंट्रोपी है, ए हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी है, जी गिव्स फ्री एनर्जी है, क्यू हीट है, वर्क डन है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। सिस्टम आप लोगों को पता है कि क्या होता है, कि जो अंडर ऑब्जर्वेशन होता है, सराउंडिंग क्या होता है, सिस्टम के अलावा जो भी चीजें बच जाती हैं, मतलब जो भी यूनिवर्स में पार्ट बच जाता है सिस्टम के अलावा, वो क्या हो जाएगा? यूनिवर्स हो जाएगा। अब एक चीज होती है इक्विलिब्रियम, कि इक्विलिब्रियम क्या होता है? इक्विलिब्रियम क्या होता है? मतलब कि जहां पे सिस्टम क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है, कांस्टेंट बोल सकते हो, स्टेबल रहता है। या फिर अगर आप इस मार्कर को देखोगे, ये क्या है? अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन में है। मतलब जो इसके पैरामीटर्स हैं, जैसे आप प्रेशर देख लो, टेम्परेचर देख लो, इसकी कंसंट्रेशन देख लो, मास देख लो, ये इक्विलिब्रियम पे टाइम के साथ चेंज नहीं होते हैं। ठीक है, तो जो क्वांटिटीज टाइम के साथ चेंज ना हो रही हो, उस स्टेट को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम। अब हमारे पास इक्विलिब्रियम आगे तीन तरह का होता है। सबसे पहले होता है थर्मल इक्विलिब्रियम। ये आगे तीन तरह का होता है। एक होता है थर्मल, एक होता है केमिकल, एक होता है मैकेनिकल। इक्विलिब्रियम तीन तरह का होता है, थर्मल, केमिकल और मैकेनिकल। अब थर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। थर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, टेम्परेचर कांस्टेंट का मतलब कि इक्विलिब्रियम पे टेम्परेचर टाइम के साथ चेंज नहीं होगा। बाकी पैरामीटर चेंज हो सकते हैं, पर टेम्परेचर क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। उसके बाद केमिकल में कंसंट्रेशन या फिर मास क्या रहने वाला है? कांस्टेंट रहने वाला है। इक्विलिब्रियम पे मास क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। उसके बाद मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में क्या होगा? प्रेशर कांस्टेंट रहेगा।
कई बार पूछ लेते हैं कि बताओ थर्मल इक्विलिब्रियम में कौन सी चीज कांस्टेंट रहने वाली है, तो यहाँ पे टेम्परेचर, यहाँ पे मास, और यहाँ पे क्या रहने वाला है, प्रेशर कांस्टेंट रहने वाला है। ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद हमारे पास और टर्म्स आती हैं। और टर्म्स कौन सी आती हैं? एक और गुड मॉर्निंग मैम। आप लोग। हाँ जी। कौन सा टॉपिक शुरू किया है? थर्मोडायनामिक्स। ओके। अच्छा, हमारे पास उसके बाद, हाँ, एक दो चीजें आएंगी। एक स्टेट वेरिएबल, चलो इसको छोड़ो अभी। हाँ, आप लोगों ने उसमें केमिस्ट्री में और फिजिक्स में साइन कन्वेंशन का बहुत डिफरेंस रहेगा। ठीक है, बहुत डिफरेंस रहेगा। जैसे अगर कोई सिस्टम क्यू हीट अब्सॉर्ब कर रहा है तो उसको मानेंगे हम पॉजिटिव। अगर कोई हीट अब्सॉर्ब कर रहा है तो उसको हम लेंगे पॉजिटिव। अगर कोई रिलीज कर रहा है तो उसको हम लेंगे नेगेटिव। अगर वर्क डन है, पहली चीज है हम लोग वर्क डन को क्या लेते हैं, एफ इंटू डी एस। एफ इंटू डी एस लेते हैं ना। अब एफ को हम जो वर्क डन होता है, नॉर्मल हम लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट को क्या बोलते हैं, वर्क डन बोलते हैं। ठीक है। अब आप लोगों को पता है कि प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो यहाँ से फोर्स हो जाएगा प्रेशर इंटू एरिया, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो तो ये बन जाएगा एरिया इंटू लेंथ, ये बन गया वॉल्यूम। तो अब हम प्रेशर वर्क डन को ये लिखा करेंगे। अब हम वर्क डन को ये लिखा करेंगे, पी डी वी इज इक्वल टू, ठीक है, डब्ल्यू। अब यहाँ पे दो चीजें हैं, एक वर्क डन ऑन द सिस्टम होता है, एक वर्क डन बाय द सिस्टम होता है। हमारे पास दो चीजें होती हैं, एक वर्क डन बाय द सिस्टम, एक होता है वर्क डन ऑन द सिस्टम। हमारे पास दो चीजें होंगी, एक वर्क डन बाय द सिस्टम और एक वर्क डन ऑन द सिस्टम। अब वर्क डन बाय द सिस्टम क्या है, बाय द सिस्टम मतलब सिस्टम कर रहा है वर्क डन। ठीक है। अगर सिस्टम वर्क डन करता है वो ऑलवेज क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है। ठीक है। वर्क डन बाय द सिस्टम मतलब ये, इसको हम एक्सपेंशन बोलते हैं। ठीक है। और ये ऑलवेज क्या रहता है, पॉजिटिव। और वर्क डन ऑन द सिस्टम मतलब कंप्रेशन, ये रहता है नेगेटिव। तो जब भी आपको वर्क डन बाय द सिस्टम हो रहा है या फिर एक्सपेंशन हो रही है, तब हमने वर्क डन क्या लेना है, पॉजिटिव। और अगर वर्क डन ऑन द सिस्टम है या फिर कंप्रेशन हो रही है, तब आपने क्या लेना है, नेगेटिव। अब केमिस्ट्री में साइन कन्वेंशन बिल्कुल उल्टे लेके चलते हो, तो ये चीज ध्यान रखना कि अगर केमिस्ट्री वाले पोर्शन में आता है तो इसके ऑपोजिट लेने हैं, और अगर फिजिक्स वाले पोर्शन में आता है तो आपने ये लेना है, बाय द सिस्टम पॉजिटिव लेना है। ठीक है। उस तरफ बाय द सिस्टम नेगेटिव लिया जाता है। तो इस चीज का आप लोगों ने ध्यान रखना है। अब हमारे पास नेक्स्ट चीज आती है, एक स्टेट वेरिएबल होते हैं, एक नॉन स्टेट वेरिएबल होते हैं। एक स्टेट वेरिएबल होते हैं। अच्छा, स्टेट वेरिएबल से भी पहले हम लोग करते हैं उसके थर्मोडायनामिक्स के लॉज करने हैं हमने तीन। एक जीरोथ लॉ है, एक फर्स्ट लॉ है, एक सेकंड लॉ है, एक थर्ड लॉ है। ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं जीरोथ लॉ की बात करूं, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, तो जीरोथ लॉ क्या बोलता है कि अगर ए बी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, ए बी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है और बी सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो ए भी सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा। ये बोलता है जीरोथ लॉ। ठीक है। जीरोथ लॉ क्या बोलता है कि अगर ए बी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, बी सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो ए भी सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा। ये कौन बोलता है, ये जीरोथ लॉ बोलता है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास
फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। फर्स्ट लॉ क्या बोलता है? फर्स्ट लॉ बोलता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये आपको बताएगा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, मान लो आप लोगों ने चाय बनानी है, ठीक है, तो फिर चाय बनाने के लिए आप क्या करोगे? कंटेनर में पानी लोगे, ठीक है, कंटेनर में पानी लिया, उसको गैस के ऊपर रखोगे, तो आपने क्या किया? नीचे से हीट दिया, जो आपने गैस ऑन किया है वो आप क्या दे रहे हो? हीट दे रहे हो। हीट मान लो आपने दिया 100, ठीक है, मैं हीट को लिख रही हूँ DQ। मान लो आपने हीट दिया 100। अब कुछ तो चाय बनाने के लिए यूज हो जाएगा, पहले पानी उबलेगा, मतलब सारी चीज चाय बनाने के लिए मान लो आपकी 80 एनर्जी यूज हो गई। मतलब चाय बनाना हमारे लिए क्या था? वर्क डन था। तो हमने वर्क डन करने में 80 यूज कर दिया। बट यहाँ पे हमने क्या लिखा हुआ है कि एनर्जी कंजर्वेशन, की एनर्जी कभी भी लॉस नहीं रहती है, जितनी पहले थी उतनी ही बाद में रहेगी। तो यहाँ पे देखो, टोटल हमने 100 दी थी, 80, सिर्फ 80 यूज हुई है वर्क डन करने में, तो 20 कहाँ गई? जो 20 है वो क्या बन जाएगी? सिस्टम की इंटरनल एनर्जी बन जाएगी। ठीक है, तो DQ जो आप हीट दे रहे हो वो किसके इक्वल होगी? या तो वर्क डन हो जाएगा, या फिर जो बाकी बच जाएगी वो उसकी इंटरनल एनर्जी बन जाएगी। तो DQ इज इक्वल टू DW प्लस DU। ये है हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ये क्या है? फर्स्ट लॉ है थर्मोडायनामिक्स का। अब इसको आप क्या लिख सकते हो? PdV, अभी हमने लिखा था ना, वर्क डन को हम PdV लिख सकते हैं। तो यहाँ से DQ हो जाएगा PdV प्लस DU। तो ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आगे बेस बनने वाला है। मतलब पूरी थर्मोडायनामिक्स का यहीं से स्टार्ट होता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हमें क्या बताता है? ये हमें एनर्जी कंजर्वेशन के बारे में बताता है। ठीक है, कि अगर इस तरफ 100 है तो इस तरफ भी 100 ही रहेगी, कोई भी एनर्जी लॉस नहीं होता है। ठीक है, अब उसके बाद अब हम चलते हैं स्टेट और नॉन स्टेट वेरिएबल पे। हमारे पास दो तरह के वेरिएबल होते हैं, एक स्टेट वेरिएबल है जिसको हम डिफरेंशियल, परफेक्ट डिफरेंशियल भी बोलते हैं। ठीक है, स्टेट वेरिएबल या फिर परफेक्ट डिफरेंशियल। अब ये कौन से वेरिएबल होते हैं? जो सिर्फ इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करते हैं, जो सिर्फ इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करते हैं, उसको हम बोलते हैं स्टेट वेरिएबल या फिर परफेक्ट डिफरेंशियल। और नॉन स्टेट वेरिएबल कौन से होते हैं? जो फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन पे डिपेंड करते हैं बट साथ में पाथ पे भी डिपेंड करते हैं। ठीक है, देखो मान लो ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है। देखो मैंने A से B की तरफ जाना है, मैं ऐसे भी जा सकती हूँ, मैं ऐसे भी जा सकती हूँ, मैं ऐसे भी जा सकती हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे देखो स्टेट वेरिएबल कौन से होंगे? जो सिर्फ A और B पे डिपेंड, सिर्फ इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करेंगे, उनको पाथ से कोई मतलब ही नहीं है। चाहे आप यहाँ से जाओ, चाहे यहाँ से जाओ, या चाहे यहाँ से जाओ, उनको कोई भी मतलब नहीं है। तो ये होंगे स्टेट वेरिएबल। और नॉन स्टेट वेरिएबल कौन से होंगे? जिनको पाथ से भी मतलब है, मतलब जो पाथ पे भी डिपेंड करते हैं। अगर आप इस पाथ से गए तो वर्क डन ऐसे हो जाएगा, इस पाथ से गए तो ये हो जाएगा, इस पाथ से गए तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो जो पाथ पे इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे तो डिपेंड कर ही रहे हैं, बट साथ में पाथ पे भी डिपेंड कर रहे हैं, उनको बोलते हैं हम नॉन स्टेट वेरिएबल, नॉन परफेक्ट डिफरेंशियल, या फिर पाथ वेरिएबल बोल सकते हो। ठीक है, अब आप लोगों को स्टेट वेरिएबल बहुत सारे हैं, इतने याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ याद रखो नॉन स्टेट वेरिएबल। नॉन स्टेट वेरिएबल कौन से हैं? नॉन स्टेट या फिर पाथ वेरिएबल, सिर्फ दो ही है, वर्क डन एंड हीट। ये क्या है? नॉन स्टेट वेरिएबल है। और बाकी जितने भी बच गए ना, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी, ए हो गया, एच हो गया, मतलब
जितने भी बाकी बच गए ये सारे क्या है, स्टेट वेरिएबल। तो स्टेट वेरिएबल को याद करने के चक्कर में मत रहो, किस चीज को याद करने के चक्कर में रहो, सिर्फ याद रखो कि दो ही नॉन स्टेट वेरिएबल है और उनको छोड़ के बाकी सारे क्या है, नॉन स्टेट वेरिएबल है। तो वर्क डन और हीट हमारे पास क्या है, नॉन स्टेट वेरिएबल है, इनको याद रखो। ठीक है, अब ये तो थ्योरेटिकली था कि हाँ पाथ पे डिपेंड कर रहे हैं, नहीं डिपेंड कर रहे। अगर हमने मैथमेटिकली देखना हो, कंडीशन देखनी हो कि किस कंडीशन को अप्लाई करके ये स्टेट वेरिएबल बनते हैं और नॉन स्टेट वेरिएबल बनते हैं, तो इसके लिए हमारे पास दो मेथड है चेक करने के लिए कि कोई वेरिएबल स्टेट वेरिएबल है या फिर नहीं है। वो मेथड क्या है, फर्स्ट है हमारे पास, फर्स्ट मेथड क्या है, अगर मैं डेरिवेटिव करूं, मान लो एफ आपके पास एक स्टेट वेरिएबल है, एफ क्या है, स्टेट वेरिएबल परफेक्ट डिफरेंशियल है। ठीक है, तो अगर मैं उसका डेरिवेटिव करूं, पहले मैंने वाई के साथ किया फिर एक्स के साथ किया, ये किसके इक्वल होगा, अगर मैं पहले एक्स के साथ कर दूं फिर वाई के साथ कर दूं, देखो एफ का मैंने दो बार डेरिवेटिव किया। ठीक है, अगर मैं दो पास से गुजरी, एक पहले मैं वाई से गई फिर एक्स के साथ गई, या फिर पहले मैंने एक्स के साथ किया फिर वाई के साथ किया, क्योंकि ये सिर्फ इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे डिपेंड कर रहा है, चाहे पहले एक्स पे जाओ चाहे वाई पे जाओ, पहले चाहे वाई पे जाओ पहले एक्स पे जाओ, इसको कोई मतलब है ही नहीं फंक्शन को। तो ये दोनों वैल्यूज क्या रहने वाली है, इक्वल रहने वाली हैं। तो अगर कोई भी स्टेट वेरिएबल इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, इसको बोलेंगे हम स्टेट वेरिएबल, और अगर कोई नहीं करता है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई, उसको क्या बोलोगे, नॉन स्टेट वेरिएबल। ठीक है, सेकंड कंडीशन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि बेस बनने वाला है मैक्सवेल इक्वेशन का, वो आप लोग ध्यान से समझना। इसको लिख लिया कर दूं रब, लिख लिया है इसको। यस मैम। यस मैम। सेकंड जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो बेस बनने वाला है मैक्सवेल इक्वेशन का, उसको याद रखना। मान लो लेट किया है मैंने, एफ क्या है, स्टेट वेरिएबल है। ठीक है, तो अगर एफ स्टेट वेरिएबल है, मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, ए इंटू डी एक्स, बी इंटू डी वाई इंटू सी इंटू डी जेड, ये लिखा। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये क्या लिखा है। ठीक है, अब मैं अगर आपको बता दूं, मान लो ये लिखा हुआ है मैंने, मान लो, देखो मैंने ये चीज लिखी हुई है, डी यू इज इक्वल टू पी डी वी माइनस टी डी एस। तो आप एक चीज देखो, यू क्या है, पहले मुझे बता सकते हो क्या यू एक स्टेट वेरिएबल है या फिर नहीं है, है ना। है मैम। तो अगर ये, हाँ जी। यस, तो अगर स्टेट वेरिएबल है तो देखो वैसे लिखा है, एफ एक स्टेट वेरिएबल है तो मैंने लिखा है डी एफ, तो यहाँ पे लिखा है डी यू। तो यहाँ पे देखो एक ए है, एक यहाँ पे पी है, यहाँ पे डी डेरिवेटिव के साथ एक्स है, यहाँ पे डेरिवेटिव के साथ पी है, मतलब देखो सेम ऊपर वाली ही इक्वेशन बन गई। ठीक है, तो मतलब हम हर एक इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखा करेंगे, फिर हम आगे चेक करेंगे कि ये स्टेट मतलब किस कंडीशन से हमें पता चलेगा कि ये स्टेट वेरिएबल है नहीं है। ठीक है, अब अगर हमारे पास कोई एफ स्टेट वेरिएबल है, इसको मैंने अगर ऐसे लिखा है, तो हमें कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करवानी पड़ेगी। आप लोग पहले ये दो को उठाओ, ये दोनों को उठाया, ए डी एक्स प्लस बी डी वाई। अब आपने क्या करना है, कर्ल ए बाय कर्ल वाई लेना है, ये वाला, और साथ वाला क्या कर देना है, कांस्टेंट। ठीक है, इसको समझ लो अच्छे से, कर्ल ए बाय कर्ल वाई, और साथ वाला क्या कर देना है, कांस्टेंट। ऐसे ही यहाँ पे हो जाएगा बी के साथ ये, कर्ल बी बाय कर्ल एक्स हो जाएगा, और साथ वाला क्या कर देना है, कांस्टेंट। ठीक है, अब ऐसे ही आपने इन दोनों को उठाया, बी डी वाई प्लस सी डी जेड,
इसके साथ ये लिया तो कर्ल बी बाय कर्ल जेड साथ वाला क्या कर देना है कांस्टेंट, सी के साथ ये हो जाएगा कर्ल सी बाय कर्ल वाई, जेड को क्या कर दोगे कांस्टेंट। ऐसे ही फिर फर्स्ट और इसका हो जाएगा ए डी एक्स प्लस सी डी जेड, इसका क्या करोगे ए के साथ ये, तो कर्ल ए बाय कर्ल जेड एक्स हो जाएगा कांस्टेंट। एक मिनट चार्जर तो मैंने लगाया ही नहीं। तो कर्ल ए बाय कर्ल जेड साथ वाला कांस्टेंट और कर्ल सी बाय कर्ल एक्स हो जाएगा और साथ वाला क्या कर देना है कांस्टेंट। बताओ जल्दी से ये चीज समझ में आई है नहीं आई? आगे। आ गई है। तो ये मेथड सेम हम अप्लाई करेंगे किसमें, हमारी मैक्सवेल इक्वेशन निकालने के लिए। हम यहाँ पे लिखा करेंगे स्टेट वेरिएबल, स्टेट वेरिएबल जैसे यू लिखा था ना वो स्टेट वेरिएबल है, अगर वो स्टेट वेरिएबल है तो ये इन इक्वेशन को तो सेटिस्फाई करेगा ही, ठीक है। तो अगर एफ एक स्टेट वेरिएबल है तो ये इन इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो ये हमारा मैक्सवेल इक्वेशन का क्या बनने वाला है, बेस बनने वाला है। अभी हम नेक्स्ट जंप करते हैं चार मैक्सवेल इक्वेशन निकालने की तरफ जिसमें से क्वेश्चन आते ही आते हैं, ठीक है, जिसमें से क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे आपको। सबसे फर्स्ट इक्वेशन निकलती है फर्स्ट लॉ से। फर्स्ट लॉ मैंने क्या लिखा था, डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी, ठीक है। अब इससे पहले आप लोगों को एक इंट्रोपी का फॉर्मूला पता होना चाहिए। इंट्रोपी क्या होती है, ऊपर वाली चीज दिख रही है, इंट्रोपी क्या होती है, इंट्रोपी होती है, क्या होती है एंट्रोपी, एंट्रोपी डिग्री ऑफ रैंडमनेस। यस, कि कितनी के सिस्टम में डिसऑर्डरनेस है, कितना के सिस्टम में डिसऑर्डरनेस है उसको आप बोलते हो एंट्रोपी। फॉर एग्जांपल ये मार्कर है, अभी इसमें कोई डिसऑर्डरनेस नहीं है, अभी इसकी एंट्रोपी कितनी है जीरो। अगर मैं नीचे इसको हीट देना स्टार्ट कर दूं, इसको अगर मैं हीट देना स्टार्ट करूं तो क्या होगा, ये मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा ना, इसमें डिसऑर्डरनेस आ जाएगा। तो जो डिसऑर्डरनेस आया है वो किसकी वजह से आया है, मैंने नीचे से टेम्परेचर बढ़ाया तो उसको मिली हीट, उसकी वजह से डिसऑर्डरनेस आया है, ठीक है। तो अगर मैंने एंट्रोपी लिखनी हो तो मैं कैसे लिखूंगी, डी क्यू बाई टी, आपने टेम्परेचर बढ़ाया, एक टी टेम्परेचर था, ठीक है, उस पे रखा, फिर टी अगर टेम्परेचर बढ़ाया तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, आपने डी क्यू हीट दी सिस्टम को, डी क्यू हीट दी तो उसमें कितना चेंज आया, टी एस चेंज आ गया। तो एंट्रोपी का ये वाला फॉर्मूला याद रखो, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ से डी क्यू की वैल्यू हो जाएगी टी डी एस, यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, तो डी क्यू की वैल्यू होती है टीडीएस, या फिर एंट्रोपी को क्या लिखोगे डी क्यू बाई टी, तो यहाँ से बन जाएगा डी यू प्लस पी डी वी। देखो यहाँ पे भी दो वेरिएबल है, यहाँ पे भी दो वेरिएबल है, हमारे लेफ्ट साइड पे एक वेरिएबल होना चाहिए, जैसे डी एफ था ना, तो यहाँ पे एक वेरिएबल कौन है, डी यू है। तो आप क्या करो डी यू को लेफ्ट साइड पे ले आओ, लेफ्ट साइड पे लेके आना है ना, टीडीएस माइनस पीडी, ये चीज बन जाएगा। अब यहाँ पे देखो u क्या है, एक u क्या है, u एक स्टेट वेरिएबल है। u अगर स्टेट वेरिएबल है तो जो अभी मैंने इसके पहले इक्वेशन लिखी थी तो उसको सेटिस्फाई करेगा। u हमारे पास क्या है, एक स्टेट वेरिएबल है, तो ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो मैक्सवेल इक्वेशन निकालो, यहाँ से कैसे निकालोगे, कर्ल टी बाय इसका इसके साथ कर्ल वी और साथ वाला क्या हो जाएगा कांस्टेंट। देखो यहाँ पे प्लस है तो प्लस लगाओ, जहां पे माइनस है वहां पे क्या लगाओ माइनस, फिर इसका इसके साथ कर्ल टी बाय कर्ल एस और साथ वाला क्या कर दोगे कांस्टेंट। ये आ गई है फर्स्ट मैक्सवेल इक्वेशन, ये फर्स्ट मैक्सवेल इक्वेशन आ गई है। लोग याद रखना, इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डायरेक्ट, ठीक है, कि बताओ ये मैक्सवेल इक्वेशन है नहीं है, ठीक है। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, कुछ नहीं करना, सिर्फ जो चीज मैंने बताई थी ना कि स्टेट वेरिएबल का सेकंड
कंडीशन की, वो हाँ इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। सेम मैंने यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। अच्छा, अब फर्स्ट मैक्सवेल, इसमें कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, अदरवाइज फिर नेक्स्ट पे जंप करते हैं। सेकंड निकलती है एच से। एच क्या होता है? एच में मैक्सवेल दी फर्स्ट इक्वेशन डिक्टेट करके दस्यो। जैसे मींस मैक्सवेल दी फर्स्ट इक्वेशन डिक्टेट करके दस्यो, मैंने क्लियरली दिखनी नहीं है। अच्छा, कर्ल टी बाय कर्ल वी, कर्ल टी बाय कर्ल वी, और एस हो जाएगा कांस्टेंट, इज इक्वल टू माइनस कर्ल पी बाय कर्ल एक्स, एस, कर्ल पी बाय कर्ल एस, और वी हो जाएगा कांस्टेंट। ओके सब थोड़ा मैम। थोड़ा ब्लर दिख रहा है क्या? मैम मेरे शुरू से ही ब्लर ही थोड़ा, मतलब कि थोड़ा दिखता है बट ब्लर दिखता है, मतलब कि शुरू से ही ऐसा ही है। आपका लाइक नेटवर्क की प्रॉब्लम है ना? क्या हो सकता है। हो सकता नहीं, हो है, नेटवर्क प्रॉब्लम है। अच्छा चलो, आगे चलते हैं। सेकेंड मैक्सवेल इक्वेशन निकलती है H इज इक्वल टू यू प्लस पीवी से, मतलब सेकेंड इक्वेशन इंथैल्पी से निकलती है। अब देखो यहाँ पे सब जगह क्या है, डेरिवेटिव है ना, तो इसका भी आप क्या लो, डेरिवेटिव लो। तो अगर आपने इसका डेरिवेटिव लिया तो डी एच यहाँ पे हो जाएगा डी यू। यहाँ पे दो वेरिएबल है तो प्रोडक्ट रूल लगा दो। एक बार p को बाहर कांस्टेंट रखो v का, फिर एक बार v को रखो, तो क्या आ जाएगा p का। अब आप देखो यहाँ से du की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, du की वैल्यू यहाँ से उठा के यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, तो dh हो जाएगा du की वैल्यू pds माइनस pdv प्लस pdv प्लस vdt, ठीक है। ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा क्या, TDS प्लस VDT, ये चीज निकल के आती है। तो DH किसके इक्वल आएगा, TDS प्लस VDT। अब H बताओ एक स्टेट वेरिएबल है या फिर नहीं है? बताओ H स्टेट वेरिएबल है या फिर नहीं है? है मैम। है मैम। तो अगर एच, क्योंकि वर्क डन और क्यू को छोड़ के बाकी सारे क्या है, स्टेट वेरिएबल है, तो अगर एच स्टेट वेरिएबल है तो वही कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब टी का आपने पी के साथ करना है, तो कर्ल टी बाई कर्ल पी, साथ वाला एस हो जाएगा कांस्टेंट, जहां पे पॉजिटिव है वहां पे पॉजिटिव लिखो, जहां पे नेगेटिव है वहां पे नेगेटिव, वी का हो जाएगा एस के साथ, तो कर्ल वी बाई कर्ल एस, और पी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। ये आ गई है हमारे पास सेकंड मैक्सवेल इक्वेशन, ये हमारे पास निकल आई है सेकंड मैक्सवेल इक्वेशन, ठीक है। उसके बाद निकालेंगे हम थर्ड। थर्ड मैक्सवेल इक्वेशन आएगी ए से। ए क्या होता है, u माइनस टी एस, ए होता है u माइनस टी। अब फिर से क्या करना पड़ेगा, डेरिवेटिव, तो डी ए हो जाएगा डी यू माइनस टी डी एस माइनस एस डी टी, ठीक है। अब डी यू की वैल्यू पीछे से सब्स्टिट्यूट कर लो, क्या थी डी यू की वैल्यू, टी डी एस माइनस पी डी वी माइनस टी डी एस माइनस एस डी टी, तो टीडीएस वाली टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, तो हमारे पास डीए बचेगा माइनस पी डी वी माइनस एस डी टी। क्या हमारे पास ए यही होता है? ठीक है मैम। तो डी ए की वैल्यू माइनस पी डी वी माइनस एस डी टी। अब फिर से ए क्या है, स्टेट वेरिएबल है, ए क्या है, स्टेट वेरिएबल है। इसका मतलब हम लोग यहाँ पे उसको मतलब स्टेट वेरिएबल वाली कंडीशन लगा सकते हैं ना, तो p का हो जाएगा t के साथ, तो माइनस है तो माइनस कर्ल p बाय कर्ल t, और साथ v क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, यहाँ पे भी माइनस है, तो ये बन जाएगा s का v के साथ कर्ल s बाय कर्ल v, और t क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, ठीक है। तो ये हमारे पास माइनस के साथ माइनस कैंसिल, ये बन गई थर्ड मैक्सवेल इक्वेशन, थर्ड मैक्सवेल इक्वेशन।
ठीक है, उसके बाद आएगी फोर्थ। ए हमारा हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी है ना? यस, उसके बाद फोर्थ आएगी गिव्स फ्री एनर्जी से। गिव्स फ्री एनर्जी होती है H माइनस टी एस। जी होता है H माइनस टी एस। अब फिर से डेरिवेटिव करोगे, पहले H की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लो, क्या होती है H क्या होता है U प्लस पीवी माइनस टी एस। अब डी जी निकाल लो, क्या बनेगा डी यू प्लस पी डी वी प्लस वी डी पी, और डॉक्टर रूल लगा दोगे ना वीपी पे, ये लगा दिया। फिर ऐसे ही टी एस पे लगा दो, टी बाहर डी एस माइनस एस डी पी। अब यहाँ पे डी यू की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, होती है टी डी एस माइनस पी डी वी, फिर पी डी वी प्लस वी डी पी माइनस टी डी एस माइनस एस डी पी। यहाँ से अब ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, अब बचा क्या हमारे पास, ये वाली दो टर्म्स। तो डी जी किसके इक्वल हुआ, वी डी पी माइनस एस डी पी। अब फिर से जी क्या है, एक स्टेट वेरिएबल है। जी क्या है, एक स्टेट वेरिएबल है। तो अब यहाँ पे इक्वेशन बोलो, मैक्सवेल इक्वेशन क्या बनेगी। अब तो तीन मैंने करवा दी। curly v upon curly t at constant p is equals to minus curly s upon curly v at constant t। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गई फोर्थ मैक्सवेल इक्वेशन, क्योंकि मैक्सवेल इक्वेशन पे डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। अब आपको मैक्सवेल इक्वेशन याद करने मत बैठ जाना, मैक्सवेल इक्वेशन याद करने मत बैठ जाना। देखो मेरे को एक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए कितने लगे, हार्डली 2-3 सेकंड लगे हैं। ठीक है, अगर मैं इसको सॉल्व करने लग जाऊं तो हार्डली कितने 2-3, हद से ज्यादा 5 सेकंड लगेंगे। सेकंड की बात कर रही, मिनट की नहीं। तो इतने सेकंड लगेंगे अगर आपकी प्रैक्टिस है। तो आप लोगों ने मैक्सवेल इक्वेशन निकालने के लिए क्या याद रखना है, मैक्सवेल इक्वेशन निकालने के लिए आपने सिर्फ 4 चीजें याद रखनी है। कौन सी चार चार चीजें याद रखोगे, डी यू इज इक्वल टू टी डी एस माइनस पी डी वी। सेकेंड, एच इज इक्वल टू यू प्लस पी वी। थर्ड, ए किसके इक्वल होता है, यू माइनस टी एस। फोर्थ, जी किसके इक्वल होता है, एच माइनस टी एस। तो अगर आप लोगों को ये चार चीजें याद है तो आप लोग फोर मैक्सवेल इक्वेशंस याद रख, मतलब फोर मैक्सवेल इक्वेशन निकाल सकते हो। अगर आप लोग मैक्सवेल इक्वेशन निकालने जाओगे ना तो वहां पे गलतियां करोगे, ठीक है, वहां पे पॉइंट्स कटा के आओगे अपने। इससे बेटर है कि कुछ सेकंड लगेंगे, इनको पेपर में ड्राइव कर लेना, इनको पेपर में ड्राइव कर लेना, वो अच्छा रहेगा। ठीक है, तो ये चार चीजें याद रखना कि डी यू किसके इक्वल है, एच क्या है, ए क्या है, जी क्या है। ठीक है, ये लिख लो पहले जल्दी से। तो अब नेक्स्ट एक चीज है, अगर मैं इसी में देखूं, जैसे देखो आपको यू दे दिया जाए, यू दे दिया, इंटरनल एनर्जी दे दी जाए, आपको पूछा जाए कि टेम्परेचर निकालो, आपको यू दे दिया है, आपको बोला जाए कि टेम्परेचर निकालो, तो कैसे निकालोगे। एक बार इस वॉल्यूम को क्या कर दो कांस्टेंट, वॉल्यूम को अगर कांस्टेंट कर दिया, v अगर कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव करोगे 0, तो हमारे पास आ जाएगा डी यू इज इक्वल टू टी डी एस। तो t की वैल्यू आ जाएगी कर्ल u बाई कर्ल s। v को क्या किया है, कांस्टेंट। ठीक है, अगर आपने p की वैल्यू निकालनी हो तो s को कांस्टेंट कर दो, ds को क्या कर दो 0, मतलब s को कांस्टेंट।
तो यहाँ से du हो जाएगा माइनस पी डीवी, तो p हो जाएगा कर्ल u बाय कर्ल v, साथ में नेगेटिव साइन है और s को क्या किया है, कांस्टेंट है। ऐसे आप लोग किसी की भी वैल्यूज निकाल सकते हो, ठीक है। अगर आप लोगों को t की वैल्यू चाहिए तो इसको जीरो कर दो, अगर p की वैल्यू चाहिए तो इसको जीरो कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसे आप किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं आगे, क्या करते हैं, हाँ, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन, मैक्सवेल वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, उसका मैं आप लोगों को डेरिवेशन नहीं करवाने वाली, सिर्फ टेबल याद रखने के लिए बताऊंगी, ठीक है। आगे हम लोगों ने करना है मैक्सवेल, एक मिनट, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन से पहले, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन से पहले हम लोग पहले 4 तरह के वो करते हैं, प्रोसेस करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस। सबसे पहले आता है आइसोथर्मल, आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़े होंगे ये। आइसोथर्मल होता है, एडियाबैटिक होता है, आइसोकोरिक होता है, आइसोबैरिक होता है, ठीक है। तो हम पहले डिफरेंट डिफरेंट तरह के प्रोसेसेस करते हैं। सबसे पहले आइसोथर्मल, आइसोथर्मल मतलब टेम्परेचर क्या रहने वाला है, कांस्टेंट रहने वाला है। थ्रू आउट द प्रोसेस टेम्परेचर क्या रहने वाला है, कांस्टेंट। तो अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रहने वाला है तो dt क्या हो जाएगा, जीरो। आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर क्या रहता है, कांस्टेंट, और dt की वैल्यू क्या हो जाएगी, फिर जीरो हो जाएगी, ठीक है। dt की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। अब हमारा काम क्या है, आइसोथर्मल के लिए, ठीक है, आइसोथर्मल के लिए एक प्रोसेस हो रहा है जिसमें थ्रू आउट द प्रोसेस टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो मुझे कितना वर्क डन करना पड़ेगा ये निकालना है। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, pdv, वर्क डन का फॉर्मूला होता है pdv। तो अगर आपने वर्क डन निकालना है तो टोटल के लिए हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन, टोटल के लिए क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन। अब यहाँ पे दो वेरिएबल है, एक वॉल्यूम है, एक प्रेशर है, ठीक है। एक वॉल्यूम है, एक प्रेशर है। अब डेरिवेटिव वॉल्यूम पे चल रहा है तो लिमिट्स भी वॉल्यूम की होंगी, बट इसका डेरिवेटिव हम कर नहीं सकते, सॉरी इंटीग्रेशन कर नहीं सकते, क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर भी कांस्टेंट नहीं है, वॉल्यूम भी कांस्टेंट नहीं है। तो हम लोग क्या लेंगे, मान लो हमने आइडियल गैस ली हुई है, आइडियल गैस के लिए हमारे पास इक्वेशन क्या होती है, PV इज इक्वल टू nRT। तो यहाँ से T की वैल्यू निकाल लो, क्या बनेगा, nRT बाय V। तो देखो n नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट है, R कांस्टेंट है, T आइसोथर्मल है तो कांस्टेंट क्या आ गया, वॉल्यूम। तो हमने सारी इक्वेशन एक वेरिएबल में कन्वर्ट कर ली जो चेंज कर रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा V1 से V2 nRT बाय V इंटू dV। कांस्टेंट टर्म्स को बाहर निकाल दो, nRT, ये बन जाएगा dv बाय v। 1/v का क्या होती है इंटीग्रेशन, लॉग, 1/v की इंटीग्रेशन होगी लॉग v1 v2। तो उसके बाद हमारे पास यहाँ से निकलेगा nr लॉग, अपर लिमिट पुट करोगे, अपर लिमिट पुट करोगे v2, लोअर लिमिट पुट करोगे v1, ठीक है। अब लॉग a माइनस लॉग b को लिख सकते हैं लॉग a बाय b। तो वर्क डन हो जाएगा nRT log V2 बाय V1। तो आइसोथर्मल के लिए हमारे पास वर्क डन इतना हो जाता है। अच्छा, अगर इन टर्म्स ऑफ प्रेशर निकालना हो, इन टर्म्स ऑफ प्रेशर निकालना हो, कैसे निकालोगे, ये मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, P लिखना, तो ध्यान नहीं दिया किसी ने, P की वैल्यू निकाल रहे थे ना, तो यहाँ से हो जाएगा nRT बाय V। अब यहाँ पे अगर आपने इसको प्रेशर की टर्म्स में लिखना है तो कैसे लिखोगे, यहाँ पे हो जाएगी वॉल्यूम, यहाँ पे हो जाएगा प्रेशर। तो इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो तो क्या बनेगा, nRT, ये निकल के आ जाएगा आपके पास P1 बाय P2, ठीक है। तो वर्क डन इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ये होगा, और इन टर्म्स ऑफ प्रेशर हमारे पास ये हो जाएगा, V2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लो, V1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लो, तो ये निकल आएगा। nRT तो दोनों तरफ कांस्टेंट है तो वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। अब जो चीज आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, आइसोथर्मल के लिए कई बार क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, कि ये स्लो प्रोसेस है या फिर क्विक प्रोसेस है,
जो आइसोथर्मल है वो एक स्लो प्रोसेस है, ठीक है, ये क्या है, एक स्लो प्रोसेस है। अच्छा मुझे एक चीज बताओगे कि आइसोथर्मल के लिए अगर हमने सिस्टम का टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है तो जो वॉल्स हैं कंटेनर की, ठीक है, जो वॉल्स हैं वो इंसुलेटिंग होनी चाहिए या फिर कंडक्टिंग, कोई बता सकता है? कंडक्टिंग। इंसुलेटिंग होनी चाहिए मैम। क्यों इंसुलेटिंग होनी चाहिए? मैम मतलब टेम्परेचर बाहर ना जाए। अच्छा, अंदर हमारा कोई काम चल रहा है, कोई प्रोसेस कर रहे हैं ना हम, अगर कुछ भी प्रोसेस हो रहा है इसका मतलब अंदर डिस्टरबेंस, मतलब कि अंदर पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं। अगर पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं इसका मतलब थोड़ी सी हिलजुल हो रही है। अगर थोड़ी सी हिलजुल हो रही है तो हिलजुल से क्या होता है, हीट निकलती है। अगर हीट बनी अंदर तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अगर इंक्रीज हुआ तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहा, नहीं रहा तो हम क्या करेंगे, वॉल्स को क्या रखेंगे, कंडक्टिंग। कंडक्टिंग मतलब हीट सराउंडिंग के साथ एक्सचेंज हो सकती है, ठीक है। तो जितनी भी हीट एक्स्ट्रा बनेगी ना वो बाहर निकलती रहेगी धीरे धीरे करके। तभी हम क्या बोलते हैं इसको कि आइसोथर्मल में वॉल्स कंडक्टिंग होनी चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है, देख लो अभी आपने गलत टिक कर देना था पेपर में। वॉल्स क्या होनी चाहिए, कंडक्टिंग। तभी आपका सिस्टम को क्या रख पाओगे, आइसोथर्मल मींस टेम्परेचर उसका कांस्टेंट रख पाओगे। तो आइसोथर्मल में आपको क्या क्या चीजें याद रखनी है, क्या क्या चीजें याद रखोगे कि ये स्लो प्रोसेस होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, कंडक्टिंग वॉल चाहिए और उसका वर्क डन की वैल्यू डायरेक्ट याद रखने की कोशिश करो, ठीक है। उसके बाद उसके बाद आप लोग एक चीज देखो, टी, वो स्पेसिफिक हीट वाला तो अभी मैंने आपको करवाया ही नहीं है ना। उसके बाद नेक्स्ट आता है एडियाबैटिक। एडियाबैटिक में क्या होगा, एडियाबैटिक में क्यू कांस्टेंट रहता है, हीट क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है, मतलब डी क्यू क्या हो जाएगा, 0। अब आपको वॉल्स क्या चाहिए, इंसुलेटिंग। क्यों इंसुलेटिंग चाहिए, अब आपकी हीट सराउंडिंग के साथ चेंज नहीं होनी चाहिए, हीट सराउंडिंग के साथ चेंज नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब वॉल्स को क्या रखना पड़ेगा, हमें इंसुलेटिंग रखना पड़ेगा, ठीक है। अब ये जो प्रोसेस होता है ना ये बहुत क्विक होता है, ये जो प्रोसेस होता है ये बहुत ज्यादा फास्ट होता है या फिर क्विक होता है, ठीक है, एडियाबैटिक। अब एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए अगर थ्रू आउट द सिस्टम, थ्रू आउट द प्रोसेस हीट कांस्टेंट रह रही है तो मुझे कितना वर्क डन करना पड़ेगा, तो वर्क डन के लिए पीडीवी, अब इंटीग्रेशन करोगे तो ये बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ना प्रेशर कांस्टेंट है ना वॉल्यूम, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इंटीग्रेशन के लिए मुझे पूरी इंटीग्रेशन को वन वेरिएबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो वो कैसे करेंगे, अगर मैं आइडियल गैस लगा लूं पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, अगर मैं पी की वैल्यू निकाल लूं एनआरटी बाई वी, एन कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है, वी तो चलो है ही है बट टी कांस्टेंट नहीं है यहाँ पे, तो फिर से पंगा वही पड़ गया ना, यहाँ पे भी दो वेरिएबल थे, यहाँ पे फिर से टी और वी दो वेरिएबल आ गए, ठीक है। तो अब इसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, स्टेट इक्वेशंस यूज करते हैं, इसके लिए स्टेट इक्वेशंस यूज करते हैं। स्टेट इक्वेशन मींस पीवी गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये एक इक्वेशन याद रखो जिसको एडियाबैटिक इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है। इसको एडियाबैटिक स्टेट इक्वेशन बोलते हैं। पीवी गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट है। अब पीवी पता है, वी भी पता है, गामा क्या है, हमारे पास स्पेसिफिक हीट होती है ना, स्पेसिफिक हीट क्या होती है, वही कि एक किसी सिस्टम का 1 ग्राम का 1 केल्विन टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए मुझे कितनी हीट की जरूरत है, ठीक है। एक होती है
कांस्टेंट वॉल्यूम पे, एक होती है कांस्टेंट प्रेशर पे। तो गामा क्या होता है, सीपी बाय सीबी की रेशो को बोलते हैं। गामा क्या होता है, सीपी बाय सीबी की रेशो को बोलते हैं गामा। तो एडियाबैटिक के लिए ये इक्वेशन आप लोगों ने याद रखनी है, पीवी गामा इज इक्वल टू क्या होता है, कांस्टेंट। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के बाद अब कांस्टेंट को मान लो के, कांस्टेंट को क्या मान लो के। अब यहाँ से पी की वैल्यू निकालो, पी की वैल्यू आ जाएगी के बाय वी रेज टू पावर गामा। तो के कांस्टेंट है, सारी टर्म किस में आ जाएगी, वॉल्यूम में, तो एक वेरिएबल में कन्वर्ट हो गई है। तो के बाय वी रेज टू पावर गामा इंटू डीवी, वॉल्यूम की लिमिट्स हो जाएंगी V1 से V2, के बाहर आ गया। अब ये बन गया माइनस गामा, ठीक है, V1 से V2 dV। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन करो, माइनस गामा प्लस वन, इंटीग्रेशन में प्लस हो जाता है ना, V1 से V2। अब ये बाहर निकाल लो, के बाय वन माइनस गामा, अपर लिमिट पुट करोगे V2 1 माइनस गामा, माइनस लोअर लिमिट पुट करोगे V1 1 माइनस गामा, ये बन गया। अब के को अगर आप अंदर मल्टीप्लाई करवाओ, के को अगर मैं अंदर मल्टीप्लाई करवाऊं तो यहाँ पे के, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, के। ठीक है, अब एक चीज देखो, पीवी गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट है, इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है कि अगर मैं P1 V1 गामा लूं, ठीक है, ये के इक्वल है, तो P2 V2 लूं या फिर P3 V3 करूं, ये सारी चीजें क्या रहने वाली है, कांस्टेंट ही रहने वाली है। तो पीवी गामा की जो फॉर्म आएगी वो हर एक प्रेशर वॉल्यूम पे क्या रहने वाली है, कांस्टेंट रहने वाली है। तो यहाँ पे अगर मेरे पास V2 है ना, तो मैं के को क्या लिख दूंगी, P2 V2 रेज टू पावर गामा। तो यहाँ पे देखो इतना चेंज कर रही हूँ, 1/1 माइनस गामा, के की जगह पे यहाँ पे V2 है तो सेकंड वाली टर्म लिखो, P2 V2 1 माइनस गामा, सॉरी गामा है ना, और साथ में V2 1 माइनस गामा। उसके बाद यहाँ पे V1 है तो ये वाली वैल्यू लिखी, P1 V1 गामा इंटू V1 1 माइनस गामा। ठीक है, तो अब यहाँ से देखो बेस सेम है, पावर्स ऐड कर दो, तो गामा के साथ गामा कैंसिल, सिर्फ V2 बचेगा। तो यहाँ से क्या निकला, वर्क डन आ गया है P2 V2 माइनस P1 V1 इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय 1 माइनस गामा। तो वर्क डन आ गया है P2 V2 माइनस P1 V1 बाय 1 माइनस गामा। बेस सेम है, पावर्स ऐड हो गई तो गामा के साथ गामा कैंसिल। सिमिलरली यहाँ पे है, बेस सेम है, पावर्स ऐड हो गई, गामा के साथ गामा कैंसिल, तो V1 आ गया, तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो एडियाबैटिक के लिए हमारे पास ये बन जाता है। इसको आप इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर भी निकाल सकते हो, कैसे, PV इज इक्वल टू nRT होता है ना, तो अगर यहाँ पे 2 है तो P2 V2, यहाँ पे T2, अगर V1 है तो उसको लिख दोगे NR T1, तो वर्क डन हो जाएगा NR T2 माइनस NR T1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस गामा, तो NR बाय 1 माइनस गामा T2 माइनस T1। इन रिजल्ट को डायरेक्ट याद करने की कोशिश करो, पेपर में अगर डेरिवेशन भूल जाते हो तो एटलीस्ट आपको रिजल्ट तो याद रहना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इसकी डेरिवेशन आपके 1-2 मिनट खा जाएगी, तो इससे बेटर है कि आप इसका डायरेक्ट रिजल्ट याद करने की कोशिश करो। ठीक है, तो एडियाबैटिक के लिए हमारे पास ये हो जाएगा वर्क। ठीक है, चाहे ये याद रखो चाहे ये याद रखो, सेम ही चीज। क्लियर है यहाँ तक सभी का, कोई डाउट हो यहाँ तक पूछ सकते हो। नहीं है डाउट, चले आगे, लिख लिया। यस मैम।
मेरे को ना आज ऐसा लग रहा है मैं 2 की स्पीड पे चली हुई हूँ। होता ना यूट्यूब में स्पीड बढ़ाने वाला कि नॉर्मल देखो 1 पे देखो 1.5 पे देखो, ऐसा लग रहा है कि स्पीड से चली हुई हूँ मैं आज। थर्ड थर्ड हमारे पास क्या होगा, आइसोबैरिक प्रोसेस। और फोर्थ होता है आइसोकोहरिक। अब आइसोबैरिक प्रोसेस में क्या होता है, प्रेशर कांस्टेंट रहता है। और आइसोकोहरिक प्रोसेस में क्या होता है, वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। आइसोबैरिक प्रोसेस में प्रेशर कांस्टेंट रहता है और आइसोकोहरिक प्रोसेस में वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे वर्क डन क्या हो जाएगा, पीडीवी। इंटीग्रेशन करोगे तो यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट है तो मुझे यहाँ पे लगाने की कुछ जरूरत ही नहीं है। पी को मैं क्या कर दूंगी, बाहर निकाल दूंगी। V1 से V2 dt, तो ये इसकी इंटीग्रेशन करोगे क्या बनेगा, V आ जाएगा, अपर लिमिट लोअर लिमिट, तो ये बन जाएगा P V2 माइनस V1। तो आइसोबैरिक प्रोसेस के लिए वर्क डन ये हो जाएगा। उसके बाद आइसोकोहरिक प्रोसेस के लिए क्या होगा, वॉल्यूम कांस्टेंट है, इसका मतलब डीवी क्या रहने वाला है, जीरो। डीवी क्या रहेगा, जीरो। तो वर्क डन है पीडीवी। तो अगर यही चीज जीरो हो गई इसका मतलब वर्क डन भी क्या हो जाएगा, जीरो। तो वर्क डन भी क्या हो जाएगा, जीरो। तो आइसोकोहरिक प्रोसेस के लिए वर्क डन क्या रहता है, जीरो रहता है। ठीक है, अभी आप लोग जल्दी से लिख लो, 5 मिनट की आप लोगों को ब्रेक है, 5 मिनट क्या 3 ही मिनट की ब्रेक है। मैं पानी पी के आती हूँ।
अच्छा, कर लिया रिवाइज सबने? उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है मैक्सवेल वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन। कल हम लोग करेंगे इक्विपार्टीशन थ्योरम, और फिर उसके बाद हाँ उसके बाद फिर सेकेंड लॉ आ जाएगा, ठीक है। और एक हमारा रह जाएगा फेज ट्रांजिशन। तो आपकी थर्मोडायनामिक्स कल या फिर परसों परसों तक तो मोस्ट प्रोबेबली कंप्लीट हो ही जाएगी। अभी हम लोग करते हैं मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। मैक्सवेल स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। पहले हम करेंगे मैक्सवेल स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन। अब मैक्सवेल स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन में आपने निकालना क्या है, ठीक है। अब इसमें एक चीज देखो, हम लोग मोस्टली बात करेंगे कि एक कंटेनर लिया, उसमें गैस के पार्टिकल्स रखे हैं, ठीक है, उसमें गैस के पार्टिकल्स रखे हैं। अब गैस की क्या आप एग्जैक्ट पोजीशन बता सकते हो? नहीं बता सकते। गैस की आप एग्जैक्ट पोजीशन नहीं बता सकते क्योंकि वो कॉन्टिन्यूअस मोशन में है। अगर हमने पार्टिकल्स को डिस्क्राइब करना है, कैसे करेंगे? वो हम डिस्क्राइब करेंगे उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल के। हम क्या बोलेंगे कि हाँ भाई ये कंटेनर है, इसमें पार्टिकल है। तो अगर पार्टिकल है, किस पार्टिकल की कितनी वेलोसिटी है, ठीक है, मतलब उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, ठीक है, वो हम निकाल सकते हैं। तो उसके लिए हमने क्या मतलब मैक्सवेल ने ड्राइव किए थे मैक्सवेल स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसमें देखो, पार्टिकल के v2 v प्लस dv, मतलब इस स्पीड में होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, उसको हम बोलते हैं v p। मतलब कि इस स्पीड लिमिट में v से v प्लस dv, मतलब dv इंटरवल में पार्टिकल के होने की कितनी प्रोबेबिलिटी है कि हाँ इतनी वेलोसिटी हो पार्टिकल्स की, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? p है। अब ये हम 1D में भी करते हैं, 2D में भी करते हैं और 3D में भी करते हैं। इसके मैं आप लोगों को डायरेक्ट टेबल याद करवा रही हूँ क्या होता है, क्योंकि ड्राइव करने लग गए तो बहुत ज्यादा वो हो जाएगा। अगर किसी ने ड्राइव करना देखना है तो पुरानी वीडियोस पड़ी हैं, आप लोग वो देख सकते हो। यहाँ पे आएगा प्रोबेबिलिटी, यहाँ पे आएगी मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू, फिर आएगी एवरेज वैल्यू, फिर आएगी आरएमएस वैल्यू, ठीक है। मतलब कि हम निकालेंगे कि पार्टिकल्स की मैक्सिमम स्पीड कितनी हो सकती है, पार्टिकल्स की मैक्सिमम स्पीड कितनी हो सकती है, उसको डिनोट किया है वीपी, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। उसके बाद ये हो जाएगी एवरेज स्पीड, और ये हो जाएगी आरएमएस वैल्यू कितनी है। आपको पेपर में डायरेक्ट आते हैं कि आरएमएस बताओ वैल्यू कितनी होती है 1D के लिए, 2D के लिए, या फिर एवरेज वैल्यू बताओ कितनी होती है, या फिर मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू बताओ कितनी होती है। तो ये आप लोग बता सकते हैं। तो अब यहाँ पे अगर मैं बात कर रही हूँ 3D में, दिख रहा है इधर से, यहाँ पे हो जाएगी डायमेंशन। अगर 2D में बात कर रहे हैं, 2D में करेंगे, फिर हम देखेंगे 1D में, ठीक है। अब इसमें जो प्रोबेबिलिटी है वो किसके इक्वल होगी? m बाय 2 पाई kbt होल स्क्वायर, m बाय 2 पाई kbt होल स्क्वायर। सेम चीज यहाँ पे है, m बाय 2 पाई kbt। एक मिनट रुकना, इसकी पावर मत डालना। m बाय 2 पाई kbt, m बाय 2 पाई kbt अपने ऐसे ही लिख लेना है, पेपर में ही चाहे टेबल बना लेना, ठीक है। अब यहाँ पे हमने लिखना है 3/2, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डायमेंशन कितनी है? 3। हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? नॉन रिलेविस्टिक की। नॉन रिलेविस्टिक मतलब एस की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2। यहाँ पे क्या है? डायमेंशन 2, तो 2/2। यहाँ पे 1 है तो 1/2। मेथड देख लो, 3/2। 3 क्या है यहाँ पे? डायमेंशन। तो अगर 3D है तो 3/2, 2D है तो 2/2, अगर 1D है तो क्या हो जाएगा? 1/2। और यहाँ पे एक एक्सपोनेंशियल टर्म आएगी, e रेस टू पावर माइनस mv स्क्वायर बाय 2 kbt, ठीक है।
यहाँ पे एक एक्सपोनेंशियल टर्म आएगी ई रेस टू पावर माइनस एम बी स्क्र बाई 2 kBt, और तीनों के लिए ये एक्सपोनेंशियल टर्म सेम रहेगी 2 kBt ई रेस टू पावर माइनस एम बी स्क्र बाई 2 kBt। यहाँ पे जगह कम रहती है। यहाँ पे बीटी, यहाँ पे बी एवरेज, और इस तरफ हो जाएगी बी आर एवरेज। एक टर्म रह गई, अगर हम 3D में देखेंगे तो यहाँ पे 4 पाई वी स्क्र डी वी लिखेंगे। ये क्या है? स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स है। अगर किसी ने थोड़ा सा भी याद हो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में, तो आप लोग ये ऐसे देख सकते हो। मतलब 3D में हम लोग कैसे लिखते हैं? 4 पाई वी स्क्र डी वी। अगर 2D में आएंगे तो यहाँ पे 2 पाई वी डी वी, और यहाँ पे सिंपल आ जाएगा डी वी। ठीक है, तो ये चीजें आप लोगों को याद रखनी है। कई बार प्रोबेबिलिटी की वैल्यू भी डायरेक्ट पूछ ली जाती है। वैसे अभी तक कोई क्वेश्चन आया तो नहीं है, बट आ सकते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो ये है मेथड इसको याद रखने का। यहाँ पे 4 पाई वी स्क्र डी वी, यहाँ पे 2 पाई वी हो जाएगा, यहाँ पे डी वी। अब हम चलते हैं मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू पे। ठीक है, अब हम मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू पे चलते हैं। तो इसकी मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू होती है, ये होती है 3 kBt बाय, नहीं, 2 kBt बाय एम। मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू 3D के लिए होती है 2 kBt बाय एम। एक कम करते जाओ, एक कम किया तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो kBt बाय एम। एक और कम कर दिया तो यहाँ पे बन जाएगा 0। ठीक है, इसको मेथड क्या है याद रखने का? 2 है पहले, फिर एक कम किया तो 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, 1 माइनस 1 करोगे 0। ठीक है, और उसके बाद आरएमएस वैल्यू याद रखनी इससे भी आसान है। कैसे? अगर 3D में हो तो 3 kBt बाय एम, एक कम करते जाओ, यहाँ पे हो जाएगा 2 kBt बाय एम, और यहाँ पे हो जाएगा kBt बाय एम। ठीक है, अब जो वैल्यू है वो है एवरेज की, जो याद रखनी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, मुश्किल है, बट याद हो सकती है। इसकी वैल्यू होती है, भूल गई, 8 kBt बाय पाई एम। 3D में इसकी वैल्यू होती है 8 kBt बाय पाई एम। और अगर आप यहाँ पे देखोगे, इन दोनों को इंटरचेंज कर दो, 8 और पाई को इंटरचेंज कर दिया, ऊपर चला गया पाई kBt। अब नीचे लिख देना है आपने, क्योंकि 2D की बात कर रहे हो तो 2m। अब फिर से, अब इनको फिर इंटरचेंज कर दो, तो ये बन जाएगा 2 kBt बाय पाई एम, ये बन जाएगी। ठीक है, तो एवरेज वैल्यू याद रखना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट फिर भी आप लोगों को याद रखनी है, क्योंकि इसमें से डायरेक्ट पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, डायरेक्ट पेपर में क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इसकी 8 kBt बाय पाई एम, 8 और इसको इंटरचेंज कर दो तो नीचे 2 आ गया, फिर इन दोनों को इंटरचेंज कर दिया तो ये बन जाएगा। ठीक है, तो ये टेबल आप लोगों को याद रखना है। ये किसका है? ये है मैक्सवेल स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन। ये है मैक्सवेल स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन। इसको लिख लो जल्दी से। लिख लिया सबने? Yes, ma'am. अच्छा, अब हम लिखते हैं मैक्सवेल वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, एक चीज बताओ, यहाँ पे अगर हमने ग्राफ बनाना हो, अगर हमने प्रोबेबिलिटी का
वेलोसिटी इस तरफ ग्राफ बनाना हो तो ये ऐसा बनेगा कुछ, ये ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। अब आप मुझे कोई चीज बता सकता है कि मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू ज्यादा होगी या फिर एवरेज वैल्यू ज्यादा होगी या आरएमएस वैल्यू ज्यादा होगी, बता सकता है? मोस्ट प्रोबेबल, कोई बोल रहा था कुछ? एवरेज ज्यादा होगी। एवरेज नहीं, ज्यादा होगी, आरएमएस ज्यादा होगी। आरएमएस ज्यादा होगी। यस, क्योंकि यहाँ पे 2 का रूट है मतलब 1.41, यहाँ पे कुछ आएगी वैल्यू, यहाँ पे है 1.7173, √3 होता है ना 1.73, ये इसके इनके बिटवीन आ जाती है, तो सबसे ज्यादा ये ऐसे रहेगा, मतलब कि वीपी लेस देन वी एवरेज लेस देन वी आरएमएस। अगर आपने देखना हो, ये है मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू। मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू मतलब जहाँ पे प्रोबेबिलिटी क्या है, मैक्सिमम है, ठीक है। उसके बाद आपके पास आ जाएगी एवरेज, फिर उसके बाद सबसे ज्यादा आ जाएगी आरएमएस, ठीक है, क्योंकि इस तरफ वेलोसिटी बढ़ रही है ना, तो आरएमएस सबसे ज्यादा है, फिर एवरेज हो जाएगी, फिर मोस्ट प्रोबेबल। ये ऐसे क्वेश्चन पेपर में पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। एवरेज से ज्यादा ये मोस्ट प्रोबेबल स्पीड नहीं होगी? क्या हुआ? एवरेज से ज्यादा मोस्ट प्रोबेबल स्पीड नहीं होगी? क्यों? मोस्ट इसके प्रोबेबल का क्या मतलब है कि जहां पे प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है, जहां ठीक। प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है। देखो मैंने कहाँ पे लगाया है, जहां पे प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम वहां पे है वीपी। हमने वैल्यूज के अकॉर्डिंग वेरिएशन दिखाई है ग्राफ की हाँ जी, 1.41, तो मैम इसकी एवरेज की कितनी, फिर वो तो ज्यादा है √8 जैसे। √8 बाय नीचे पाई भी तो है, देखो ये है KBT/m, KBT/m को छोड़ दो, बाकी देखो 8/पाई करके उसके ऊपर रूट डाल के देखो कितनी वैल्यू आएगी। क्या मैम कम हो जाएगी? हाँ जी। अच्छा, एक ग्राफ हमने बनाया तो है, अभी इसकी वेरिएशन देखते हैं। वेरिएशन मतलब कि अगर मैं इसको टेम्परेचर पे, मतलब यही ग्राफ है, ये किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर टी पे है, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाना स्टार्ट कर दूं तो क्या होगा? अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाना स्टार्ट कर दूं, यहाँ पे 2 वेरिएबल है, के बी कांस्टेंट है कि टी है कैम है। अगर हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो क्या होगा, अगर मैंने मास बढ़ाया तो क्या होगा, ठीक है, 2 चीजें हैं। अब यहाँ पे एक चीज देखो, टी और एम दोनों की साइमल्टेनियसली तो हम नहीं देख पाएंगे वेरिएशन, तो मैं क्या करती हूँ, एक बार एम को कांस्टेंट रखती हूँ और टी वेरी करवाती हूँ। एक बार मैं एम को कांस्टेंट रखती हूँ और टी को वेरी करवाती हूँ। एम को मैंने कांस्टेंट रखा और टी को क्या करवा दिया, वेरी। मान लो ये T1 टेम्परेचर पे है, ठीक है। अब टेम्परेचर अगर मैं इंक्रीज करूंगी तो क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या होगा, अभी आपने प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लिखा था, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या लिखा था, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लिखा था m/2 पाई केडी के लिए देख रही हूँ तो 3/2 e⁻² केबीटी 4 पाई v² दी, यही था। तो जो यहाँ पे देखो t है, m तो कांस्टेंट है ना, t एक यहाँ पे भी आ रहा है, एक एक्सपोनेंशियल में भी आ रहा है। एक्सपोनेंशियल वाली टर्म बहुत स्मॉल होती है तो इसको तो हम देखेंगे नहीं, तो बचा सिर्फ यहाँ पे। तो प्रोबेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा प्रोबेबिलिटी क्या होगी, कम होगी। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा प्रोबेबिलिटी क्या हुई, कम हुई। तो ये ग्राफ आगे की तरफ जाना चाहिए या फिर पीछे की तरफ, हमें ये भी देखना है। ये किस पे डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा वेलोसिटीज के ऊपर। देखो यहाँ पे जो मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू है वो किस पे डिपेंड कर रही है, मोस्ट प्रोबेबल जो वैल्यू है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टी के। मतलब कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए। तो अगर यहाँ पे है मोस्ट T1 टेम्परेचर पे यहाँ पे है तो इसकी वैल्यू बढ़नी चाहिए जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, तो ये ऐसे जाएगा ग्राफ।
जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा T2 इज ग्रेटर देन T1, जैसे टेम्परेचर बढ़ा प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, कम हो गई। तो देखो पहले प्रोबेबिलिटी इतनी है, अब इतनी रह गई। ठीक है, और ये ग्राफ आगे की तरफ क्यों गया है, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा इसकी वैल्यू बढ़नी चाहिए, पहले इतनी थी अब बढ़ के इतनी रह गई, तो ये बन जाएगा ग्राफ। ठीक है, अगर हम मास को वेरी करवाएं, टेम्परेचर को क्या कर दे कांस्टेंट, इसका उल्टा हो जाएगा। अगर मैंने मास को करवाया वेरी और टेम्परेचर को कर दिया कांस्टेंट, अब प्रोबेबिलिटी मास के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो जैसे जैसे मास बढ़ेगा प्रोबेबिलिटी क्या होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए। और मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू क्या है, इनवर्सली है। तो जैसे जैसे मास बढ़ेगा ये क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। तो इसका ग्राफ पीछे की तरफ शिफ्ट होगा। इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा, पहले यहाँ पे था मान लो। ठीक है, अब जैसे जैसे आपने मास बढ़ाया ये क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। अब ये आगे की तरफ बढ़ेगा या फिर पीछे की तरफ बढ़ेगा, ये जैसे ही मास बढ़ाओगे ये कम हो जाएगा। तो अगर यहाँ पे है अब इससे कम ही ऐसे होगा। पहले इस मास पे m1 पे ये था, m2 पे ये था, m2 इज ग्रेटर देन m1। ठीक है, जैसे मास बढ़ा, देखो पहले प्रोबेबिलिटी इतनी थी अब बढ़ गई ना। ये पीछे की तरफ क्यों गया है, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू जैसे जैसे मास बढ़ रहा है वो कम हो रही है, तो ये पीछे की तरफ कम हो गई। तो ऐसे ग्राफ पे भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो ये भी आप लोगों को पता होने चाहिए। ठीक है, अब ये हमने किया है स्पीड के लिए, अब ऐसे ही हम लोग करेंगे किसके लिए, अपना वेलोसिटी के लिए। अब एक चीज है, वेलोसिटी और स्पीड में क्या डिफरेंस आएगा, स्पीड क्या है, अगर हम वेलोसिटी देखें उसकी नेगेटिव वैल्यू भी होती है पॉजिटिव भी होती है, बट स्पीड क्या है, मैग्नीट्यूड है ना उसका। तो मैग्नीट्यूड है तो वो जीरो से स्टार्ट होगी, वो जीरो से इनफाइनाइट तक जाएगी। तो अगर मैं ग्राफ बनाऊं ना, तो देखो मैंने जीरो से स्टार्ट किया हुआ है, मैंने जीरो से लेके इनफाइनाइट तक लेके गई हूँ। अगर आप यही ग्राफ वेलोसिटी के लिए बनाते तो कैसे बनता, वो नेगेटिव की तरफ भी होता पॉजिटिव की तरफ भी होता। एक है स्पीड के लिए, स्पीड के लिए जिसकी वैल्यू जीरो से स्टार्ट होगी, ये बना है। ठीक है, अगर मैंने बनाना हो वेलोसिटी के लिए, तो वेलोसिटी तो पॉजिटिव में भी रहती है नेगेटिव में भी रहती है, तो उसका ग्राफ ये बनेगा। देखो है तो ऐसा ही, बट ये ओरिजिन के क्या है, सिमेट्रिक है। ये क्या है, वेलोसिटी, क्योंकि वेलोसिटी की वैल्यू पॉजिटिव की तरफ भी होगी और नेगेटिव की तरफ भी होगी, बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी। ग्राफ सिर्फ इतना, इस ग्राफ में मतलब इतना चेंज आ जाएगा। अब टेबल में भी चेंज आने वाला है, टेबल में भी चेंज आने वाला है, वो भी आप पेपर लिख लो। यहाँ पे डायमेंशन प्रोबेबिलिटी। ठीक है, ये 3D है, ये 2D है, ये क्या है 1D। तो इसके लिए प्रोबेबिलिटी क्या होगी, m बाय सेम चीज है, m बाय 2 पाई के बी टी। ये यहाँ पे 3/2, यहाँ पे m बाय 2 पाई के बी टी रेस टू पावर 2/2 हो जाएगा। यहाँ पे m बाय 2 पाई के बी टी यहाँ पे बन जाएगा 1/2 एक्सपोनेंशियल m v स्क्वायर बाय 2 के बी टी एक्सपोनेंशियल माइनस एम वी स्क्र बाय 2 के बी टी एक्सपोनेंशियल एम वी स्क्र बाय 2 के बी टी। ठीक है, अब यहाँ पे हम पहले लिखते थे, ये है वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ये है वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन। पहले हम यहाँ पे लिखते थे 4 पाई वी स्क्र डीवी,
यहाँ पे अब सिंपल डीवी लिख देना है, यहाँ पे सिंपल डीवी। अब यहाँ पे हमारे पास तीन चीजें आएंगी, एक मोस्ट प्रोबेबल, एक एवरेज, एक आरएमएस। अब ये याद रखना और भी इजी है, सबके लिए मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू 0 आती है और एवरेज वैल्यू सबके लिए 0 रहेगी, ठीक है। तीनों के लिए 0, एवरेज भी तीनों के लिए 0 और आरएमएस की वैल्यू याद रखनी बहुत इजी है, 3 के बीटी बाई एम, एक कम करते जाओ 2 के बीटी बाई एम और यहाँ पे हो जाएगा के बीटी बाई एम, ये बन जाएगा, ठीक है। तो वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ ये बनता है। बाकी क्योंकि इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं तो ये चीज ध्यान रखना। ये लिख लो जल्दी से ग्राफ। बाकी हम इसका करेंगे कल, ठीक है। बट आज ये जो भी करवाया है रिवाइज कर लेना, जो स्टेटिस्टिकल करवाई थी रिवाइज कर लेना और जो पुरानी इसकी असाइनमेंट्स पड़ी हैं थर्मो की वो भी कंप्लीट कर लेना। मैम पेपर जैसे आ रहे हैं डिफिकल्ट आ रहे हैं मैम पेपर तो। कहाँ डिफिकल्ट है, हिस्ट्री का पेपर आया था बहुत इजी। मैम बच्चे बोल रहे थे कि डिफिकल्ट आ रहा है। नहीं, जो हमारी अकेडमी के बच्चे थे ना एसएसटी वाले, हाँ उन्होंने जी। बोला था अब उनके बन रहे हैं 140, 149, 148 इतने मार्क्स बन रहे हैं उनके। अच्छा अच्छा। इजी था पेपर, मतलब सिलेबस में से ही पूछा गया है। उसमें से तो हिस्ट्री के क्वेश्चन काफी हद तक मेरे को भी आते थे, तब आप लोग बोल रहे हो डिफिकल्ट है। मैम बस वो करवाओगे या लीव कर क्या हुआ? आगे करवाओगे क्या? नहीं आगे नहीं आज करवा रही, कल करवाऊंगी क्योंकि इको पार्टीशन थ्योरम स्टार्ट होनी है, वो अभी ऐसे कंप्लीट नहीं हो पाएगी 15-20 मिनट में, कल ही करवाऊंगी। आपके कुछ ही टॉपिक बचते हैं, इको पार्टीशन थ्योरम हो गई, एक का सेकेंड लॉ हो जाएगा, थर्ड लॉ की सिर्फ डेफिनेशन है, उसके बाद आ जाएगा कैलोरीमेट्री प्रिंसिपल और फेस ट्रांजिशन, मतलब परसों तक खत्म हो जाएगा ये। ये कार्नोट इंजन उसकी हीट एफिशिएंसी वो यही सेकेंड है। लॉ है, वो सेकेंड लॉ में आता है। ठीक है। बाकी हम करेंगे कल, तो लीव कर सकते हो।